नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बहराइच में सैयद सलार गाजी के मजार पर ओवैसी की चादर पोशी और ओम प्रकाश राजभर का उनके साथ मौजूद रहना बीजेपी को नया मुद्दा दे गया। ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर के मजार पर जाने के कुछ देर बाद ही योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने दोनों को निशाने पर ले लिया। वहीं पर वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करके अनिल राजभर ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर ने बहराइच में सैयद सलार गाजी की मजार पर चादर चढ़ाकर राजभर समाज का अपमान किया है। ये सिर्फ एक समाज का ही अपमान नहीं है, बल्कि हिंदुओं के साथ ही देश का अपमान है। उनकी ओर से कहा गया, राजा सुहेल देव ने हिंदू धर्म देश को बचाने के लिए सैयद सलार गाजी से 5 लाख सेना के साथ युद्ध किया था। ऐसे लोगों की मजार पर चादर चढ़ाने वाले देशद्रोह जैसा कार्य कर रहे हैं। ऐसे देशद्रोही लोगों के साथ सुभाषपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर हाथ में हाथ डालकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। ऐसे लोगों का चेहरा बेनकाब हो गया है। अब ये लोग राजभर बस्ती में नहीं घुस पाएंगे। समाज के लोगों ने ऐसे लोगों के लिए घरों के दरवाजे बंद कर दिए हैं। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर का गठजोड़ यूपी में साल 2022 में विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने में बड़ी भूमिका निभाने की तरफ बढ़े हुए कदम को लेकर देख रहे हैं। वहीं पर 10 दलों के भागीदारी संकल्प मोर्चा के मंसूबे सफल हुए तो सपा और भाजपा दोनों की बाजी कई सीटों पर उलटने पलटने की यहां पर बन सकती है। तो आपको बता दें, बहराइच में सैयद सलार गाजी की मजार पर असदुद्दीन ओवैसी और साथ ही ओम प्रकाश राजभर ने मजार पर चादर चढ़ाई। उसके बाद से लगातार भारतीय जनता पार्टी को एक मुद्दा मिल गया और उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी लगातार इसका विरोध करती हुई भी नजर आ रही है। कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में मंत्री अनिल राजभर ने उन पर निशाना साधा। वीर महाराजा सुहेलदेव जिन्होंने देश के लिए, इस देश की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ने का काम किया था, आज उनका अपमान ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया है। सैयद सलार गाजी की मजार पर जाकर जो एक आक्रांता देश पर हमला बोलने का, जिसके ऊपर गुनाह हो, जिसने गुनाह किया, देश की हजारों मां बहनों, हमारे धर्म को पर हमला बोलने का जिसके ऊपर आरोप रहा हो, ऐसे सैयद सलार मसूद की मजार पर जाकर उसको सम्मानित करने का काम आज ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया है। तो आपने सुना मंत्री अनिल राजभर ने किस तरीके से यहां पर ओम प्रकाश राजभर और साथ ही ओवैसी पर आरोप लगाया है। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। साल 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जहां पर लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, तो उसी को लेकर आपको बता दें कि यहां पर ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और ओवैसी की पार्टी दोनों की ओर से गठबंधन किया गया है और उस गठबंधन के बाद में ही दोनों पार्टियों के प्रमुख नेता की ओर से बहराइच में जाकर सैयद सलार गाजी की मजार पर चादर चढ़ाई गई थी और तब से ही लगातार ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है। मंत्री अनिल राजभर ने ये आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है, जिस तरीके से महाराजा सुहेल देव ने यहाँ पर सैयद सलार गाजी को हराया था, क्योंकि सैयद सलार गाजी की ओर से तमाम हिंदू के साथ साथ देश में हर जाति के लोगों पर यहाँ पर अत्याचार किए गए थे, जो मंदिर बनवाए गए थे उन्हें तोड़ दिया गया था। उन्होंने बहुत सारे ऐसे आरोप उन पर लगाए हैं और उसके बाद उनकी ओर से कहा गया कि इतने अत्याचार जिस एक व्यक्ति की ओर से किए गए हैं, उसकी मजार पर जाकर आप चादर पोशी का काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये काम देशद्रोही की श्रेणी में आता है। और उसी को लेकर उन्होंने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर और ओवैसी पर जमकर निशाना साधा। अब देखने वाली बात होगी कि वाकई ही जिस तरीके से लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलता हुआ नजर आ रहा है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि ओम प्रकाश राजभर, जो कि खुद कह सकते हैं कि अब जो उन्होंने गठबंधन किया है, तो उन्हें पूरी उम्मीद है कि उनके समाज के लोग यहाँ पर उनका साथ देते हुए नजर आएंगे। लेकिन जिस तरीके से अनिल राजभर ने यहाँ पर आरोप लगाया है कि अब खुद
जो उनके समाज के लोग हैं उन्होंने भी उनके लिए दरवाजे बंद कर लिए। तो आपको बता दें आज इस मुद्दे पर बातचीत करेंगे, तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार शेखर आनंद जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शेखर आनंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। धन्यवाद। साथ ही हम आपको बता दें हमारे साथ प्रवक्ता सुभाषपा से कैप्टन संतोष पांडे जी भी जुड़ गए हैं। कैप्टन संतोष पांडे जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हम आपको बता दें AIMIM के नेता हामिद संजरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हामिद जी, आपका भी न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। शेखर आनंद जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से जो भी ये मामला लगातार चलता हुआ नजर आ रहा है, खुद अनिल राजभर ने यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसके बाद उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर ने यहाँ पर मजार पर चादर चढ़ाई है, उसके बाद से खुद के उनके समाज के लोग जो हैं उन्होंने उनके लिए दरवाजे बंद कर दिए। आपसे जानना चाहेंगे इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो इसको इसी तरीके से देखता हूँ कि उत्तर प्रदेश में आने वाला समय चुनाव का है और हर राजनीतिक दल अपने गुणागणित के हिसाब से इस तरह की राजनीति, गठबंधन की राजनीति को आजमाएगा और करेगा। असदुद्दीन ओवैसी की जहां तक बात है तो उनका प्रभाव अभी तक तेलंगाना में, आंध्र में देखने को मिलता था। हैदराबाद में उनका अच्छा खासा प्रभाव है, कई सीटों पर वो अपना प्रभाव रखते हैं हैदराबाद में। उसके बाहर आप निकलेंगे तो उन्होंने महाराष्ट्र में हाथ आजमाया, वहां पर भी उन्हें सफलता मिली। इसके बाद वो बिहार गए, बिहार में भी उन्हें सफलता मिली, लेकिन पश्चिम बंगाल में उस तरह की उन्हें सफलता नहीं मिली। तो ये जो ट्रेंड है इसको समझना होगा। पश्चिम बंगाल में चूंकि मुसलमान ममता बनर्जी के साथ में इंटैक्ट था और उसने किसी भी तरीके से किसी और को अपने मतलब उस पर भरोसा नहीं जताया, तो वहां पर ओवैसी को उतना फायदा नहीं हुआ। बिहार का जो सीमांचल का इलाका है वहां पर फायदा होने की वजह ये थी कि बहुत सारा ऐसा मुस्लिम तबका है जो रोहिंग्या है, मुसलमान म्यांमार से आया हुआ है या बांग्लादेशी घुसपैठ, तो उनको लीगलाइज होने के लिए बहुत सारी जरूरतें हैं, बहुत सारा उनको समर्थन चाहिए है, अपनी अपनी तरीके की आवश्यकताएं उनकी। तो उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ओवैसी, क्योंकि ओवैसी वकालत भी करते हैं और उस लिहाज से वो मुकदमे और बाकी चीजें भी लड़ा करते हैं, उनकी जो कंपनी है, संस्था है, उसके मार्फत। तो इस तरीके की मदद मिलती है। तो ये हो गया ओवैसी का हिस्सा जी। और राजभर की जहां तक बात है तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ी बेल्ट ऐसी है जहां पर राजभर का वोट है। और सुहेल देव राजभर बहुत बड़े राजा थे, उन्होंने सालार गाजी को हराया था और मतलब उनका एक बड़ा नाम है राजभर समुदाय में, और वो पूरे हिंदू समाज के लिए उस तरीके के एक मतलब आस्थावान उनकी बात रहती है। लेकिन ये भी एक दूसरा पहलू है कि उस तरह से बहुत सारे राजा महाराजा ऐसे हुए जिनकी वीरता के बारे में हमें नहीं पढ़ाया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, तो या बच्चों को नहीं जानकारी होती है। ये अलग अलग समय पे अलग अलग राजनीतिक पार्टियां जो आती हैं उससे उभार होता है उन विचारधाराओं का और उन चीजों को बल मिलता है। अब आप कहें कि औरंगजेब और बाबर के बारे में पढ़ाया गया, अकबर का, तो ये नो डाउट ये विदेशी थे, आक्रामक थे, आक्रांता थे और इन्होंने हिंदुस्तान पर हुकूमत की। आज भी आप किसी मुस्लिम से पूछेंगे तो वो कहेगा देखिए 1000 साल तक मुगलों की हुकूमत रही, तो ये हुकूमत नहीं रही। अभी ये ऐसे तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत रही, तो आप उसको क्या कहेंगे, वो लोकतंत्र थोड़ी था। तो जब आप लोकतांत्रिक ढांचे में बात करेंगे तो इन सारे पहलुओं को आपको ध्यान में रखना होगा। और चूंकि जातिगत समीकरण बहुत बड़ा मायने रखता है, खासतौर से काऊ बेल्ट में, तो इस लिहाज से ओवैसी और राजभर का जो गठबंधन हुआ है वो ये एक हो सकती है कि दोनों का वोट किस तरीके से एक दूसरे को ट्रांसफर होता है या मिलता है, क्योंकि समाज अपने आप में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ठीक है शेखर जी, दोबारा आपका रुख करेंगे, चर्चा में आप हमारे साथ बने रहिएगा। साथ ही हम आपको बता दें बीजेपी से हमारे साथ अमित तिवारी जी भी जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका भी न्यूज इंडिया पर बहुत बहुत स्वागत है। कैप्टन संतोष जी, आपके पास आना चाहूंगी, जिस तरीके से अभी शेखर आनंद जी की बातें आप सुन रहे थे और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अभी जब यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अनिल राजभर की ओर से खुद यहाँ पर आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ पर अपनी पार्टी के लोगों के काम करने के लिए यहाँ पर बात ओम प्रकाश राजभर की ओर से कही जाती है, लेकिन जिस तरीके से वो ओवैसी के साथ मिलकर मजार पर चादर चढ़ाने के लिए गए हैं, उसके बाद से उनके खुद के समाज जो हैं उन्होंने दरवाजे बंद कर लिए हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर करी है। इसे आप कैसे देखते हैं? आपके खुद के समाज के लोग यहाँ पर आपके खिलाफ होते हुए नजर आ रहे हैं। प्रीति जी कि वो कैप्टन की जगह डॉक्टर लगा लीजिए, डॉक्टर संतोष पांडे नाम मेरा जी, मुझे यही जानकारी दी गई थी। नहीं, ठीक है। दूसरी बात यह है कि
बस 2-3 मिनट का समय दीजिएगा, सारे प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूं। अभी शेखर जी बोल रहे थे, बहुत बढ़िया बोल रहे थे। मैंने वर्तमान राजनीतिक परिवेश पर उन्होंने एक तरीके से बिल्कुल स्पष्ट क्लियर कर दिया कि सत्ता, लोकतंत्र में सत्ता मजबूत जिसकी होती है, सत्ता जिसके हाथ में होती है उसी का सब होता है। ये 2 टर्म से केंद्र में और प्रदेश की सरकारें दिखा रही है कि सत्ता का कितना दुरुपयोग हो सकता है या कितना उपयोग हो सकता है। हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे तब हम गाजी पे आ जाएंगे या ओवैसी जाप पे आ जाएंगे, अनिल पे आ जाएंगे जी। 77 में तमाम विचारधारा, जो विपरीत विचारधारा के दल थे, जब 75 में इमरजेंसी लगी तो सारे दल एक होकर एक पार्टी बनाए और इंदिरा गांधी के उस इमरजेंसी से निजात पाने के लिए अपनी सरकार बनाए। किसी की विचारधारा नहीं गई जी, लेकिन एक टाइम बीट सब लोग एक होकर उस इमरजेंसी से लड़ने का काम किया। आप आ जाइए फिर 89 में जब जनमोर्चा बना, बीपी सिंह बनाए, उसमें आप देखिए कि जॉर्ज फर्नांडिस जैसा सोशलिस्ट, वो एनडीए वाजपेयी जैसे नेतृत्व करने वाली सरकार के वो बने कन्वीनर, वो संयोजक रहे। आगे आइए वर्तमान में देख लीजिए कि केंद्र में सरकार बनाने के लिए विभिन्न विचारधारा के दल के लोगों को भारतीय जनता पार्टी इकट्ठा करके सरकार बनाई। आप पूर्वोत्तर में चले जाइए, जिस बीफ पर इन्होंने कानून बनाया, जिस बीफ गाय के मांस पर इन्होंने कानून बनाया कि वो बहुत बड़ा पाप है, उसका विरोध करने वाली तमाम पार्टियों को लेकर पूर्वोत्तर में इन्होंने राज्य बनाया। फिर आप थोड़ा सा आ जाइए इधर, बस आखिरी के बाद अब आ रहे हैं। अब आप पीपीडी में देख लीजिए, महबूबा मुफ्ती पर शहीद साहब के पिताजी गृह मंत्री हुआ करते थे, इनकी अपहरण हुआ, आतंकवादियों को छोड़ा गया, वाजपेयी जी के राज में छोड़ा गया, भारतीय जनता पार्टी के राज में छोड़ा गया जी। अजहर मामूद से लेकर सारी कहानियां हैं। कहने का मतलब यह है कि 16 में भारतीय जनता पार्टी हमसे समझौता की मुद्दों के आधार पर, हमारा मुद्दा नहीं पूरा हुआ। हम जो आरक्षण का बात कर रहे थे, गरीबों के बंटवारा की बात कर रहे थे कि जो अति पिछड़ा, अति दलित है उसका बंटवारा हो, हम उनको छोड़ दिए। और आज हम एक छोटे छोटे दलों को इकट्ठा करके एक भागीदारी संकल्प मोर्चा बना रहे हैं, जिनमें हमने ये प्रयास किया है कि वो समाज, जिन समाज को राजनीतिक या सामाजिक लाभ नहीं मिला है, वो सब लोग इकट्ठा हो और अपनी एक ताकत दिखावें, अपनी सरकार बनावें और अपने समाज का उत्थान करें जो गरीबी से लोग त्रस्त हैं। अब रही बात ओवैसी जी की, ओवैसी जी एक क्लियर कर लीजिएगा, हमारे नेता वहां नहीं गए थे चादरपोशी में, ये दिमाग से निकाल दीजिए। ये भारतीय जनता पार्टी की एक प्रोपेगेंडा राजनीति है, क्योंकि वो परेशान है। खैर, वो गए, चादर चढ़ाए, ये उसका उत्तर हमारे मित्र बैठे हुए हैं, वो देंगे क्या उनकी सोच थी चादर चढ़ाने का। इसका सोच अगर आप सकारात्मक देखिए, ये भी हो सकता है कि भाईचारा का सोच रहा हो। भाई, जो आज समाज में स्थिति क्रिएट हो गई है, आज हर वर्ग एक दूसरे से लड़ रहा है, छोटे छोटे बातों पे लोग खून खराबा कर रहे हैं, तो वो हो सकता है। ठीक है कैप्टन संतोष पांडे जी, आपने तो साफ ही मना कर दिया कि आपके नेता वहां पर गए ही नहीं। अनिल जी नहीं गए थे, आप कहीं वीडियो देख लीजिए जी, वो नहीं गए थे। अब देखिए अनिल जी की बात, ठीक है, अब वो गए नहीं तो फिर इस पर बहस करने का भी कोई सेंस नहीं है। ठीक है, दोबारा आपका रुख करूंगी मैं। हामिद जी काफी देर से हमारे साथ। अनिल जी की बात सुन लीजिए थोड़ा सा, असली विषय अनिल जी का है। ठीक है, असली विषय यही है कि भारतीय जनता पार्टी, जब माननीय ओम प्रकाश राजभर ने प्रश्न रखा कि आप 3-3, 4-4 जातियों को यहाँ तक कि आप देखिए आंध्रा में 5-5 डिप्टी सीएम है। ठीक है डॉक्टर संतोष जी, मेरे साथ और भी पैनल पर काफी लोग बने हुए हैं। अगर मैं सारा वक्त आपको दे दूंगी तो मैं उनसे कब चर्चा करूंगी। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, आप धैर्य रखिएगा। हामिद जी, जिस तरीके से अभी यहाँ पर डॉक्टर संतोष पांडे जी की बातें आपने सुनी है, लेकिन जिस तरीके से कह सकते हैं कि गलियारों में जो बातें चलती हुई नजर आ रही है कि अगर आपको पता है कि राजभर समाज के लोग इस तरीके से चादर चढ़ाने पर नाराज हो सकते हैं, तो फिर आप लोगों को वहां पर चादर चढ़ाने की क्या जरूरत आन पड़ी थी, स्पेशली तब जब आपने उन्हीं पार्टी के लोगों के साथ यहाँ पर गठबंधन किया है। अभी अनिल राजभर जी का वीडियो में सुन रहा था, एक आरोप लगाया और जितनी गंदी राजनीति उन्होंने की है, मैं समझता हूँ इससे ज्यादा इंसान गिर नहीं सकता है। कल असदुद्दीन ओवैसी साहब बहराइच में गए, वहां पे कार्यालय का उद्घाटन किया उन्होंने और भाईचारे के लिए लोगों से मिले, दूसरी जगह गए। लेकिन कल उत्तर प्रदेश के अंदर ब्लॉक प्रमुखी का नामांकन हो रहा था, वहां पर हमारी एक देश की एक बेटी की साड़ी फाड़ी गई, साड़ी खींची गई। ये क्या था?
इस पे हामिद जी, आपको टॉपिक नहीं बताया गया था? हामिद जी, आपको टॉपिक बताया गया होगा कि किस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं? आपने सुना होगा, खुद आपके सहयोगी संतोष पांडे जी काफी देर से किस मुद्दे पर बात कर रहे हैं। तो पहले मुझे वो वीडियो सुनाया गया, तो उसका भी जवाब मैडम सुन लीजिए आप जी। तो उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। तो वो हद से गिरे हुए लोग हैं। और वैसी साहब की रही बात, तो वैसी साहब आए थे, भाईचारे के लिए आए थे और 2022 की चुनावी तैयारी के लिए आए थे। कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और भाईचारे के लिए जहां उनको जाना था वो गए, लोगों से मुलाकात किए। इसमें कौन सा गलत कर दिया उन्होंने, या कोई संविधान के खिलाफ काम कर दिया उन्होंने? मैं तो नहीं समझता हूँ कोई संविधान के खिलाफ काम किया उन्होंने। ठीक है, ठीक है। जिस तरीके से आपने अभी बात कही कि भाईचारे के नाते अगर वो वहां पर चले गए, तो आपको नहीं लगता भाईचारे के नाते अगर आप यहाँ पर सैयद सलार गाजी की मजार पर चादर चढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो वहीं पर अगर सुहेल देव महाराज के वहां पर चले जाते तो शायद और भी भाईचारा बढ़ता हुआ दिखाई देता? बिल्कुल, वैसी साहब आए थे, बहुत कम टाइम उनके पास था और उनको उसी दिन वापस लौटना था और कम टाइम, तो इतना ही कम टाइम था तो कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं थी। देखिए हामिद जी, सवाल इसलिए उठता है ना क्योंकि आपने गठबंधन किया है। अगर आप इंडिविजुअल कहीं भी जाते तो शायद इतना ये मतलब इतना माहौल जो गरमाया हुआ है वो नहीं ऐसे गर्म होता, या कह सकते हैं आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चलता हुआ नजर नहीं आता। लेकिन अब सवाल ये है कि आपने जिस पार्टी के साथ गठबंधन किया है उसी पार्टी के तमाम लोग कह सकते हैं कि उस समाज के बहुत सारे लोग ऐसे कह रहे हैं, खुद कह सकते हैं कि मंत्री अनिल राजभर की ओर से कहा गया है कि राजभर समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर से अब नाराज हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि वाकई यहाँ पर भाईचारे के नाते दोनों चीजें बैलेंस करने की जरूरत थी? बिल्कुल कोई नाराज नहीं होगा इसमें, ये कहने वाली बात है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री आऊंगी संतोष जी, समझ में आ गया कि भागीदारी संकल्प मोर्चा मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेगा और उनकी जमीन खसक चुकी है। ठीक है, वो जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, फिर अमित जी के पास जाऊंगी। इसलिए इस तरह का आरोप को लगा रहे हैं। वैसी साहब बराबर आते हैं, बहुत सारी जगहों पे जाते हैं। ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा जो है उस पे बात करने से ये लोग भागते हैं, उस पे बात नहीं करते हैं। ठीक है, उस मुद्दे पे भी डिबेट रखेंगे, तब आपको जोड़ेंगे हम हामिद जी। ठीक है, अमित तिवारी जी, अब तक की जो चर्चा सुनी क्या कहेंगे? जो चीजें उभर के सामने आई हैं इस पूरे प्रकरण में, ओम प्रकाश जी और ओवैसी साहब की जो गठबंधन हो रहा है, इसको ये लोग जिस नजरिए से देखें, लेकिन जनता इन लोगों को समझ चुकी है। जनता ओम प्रकाश जी के भी चरित्र को जानती है और ओवैसी जी के भी चरित्र को जानती है। इन्हें सत्ता चाहिए, उसके लिए ये किसी से भी समझौता कर सकते हैं और समझौता उस जगह पे सफल होता है जहां पर मानसिक स्तर पे एकता हो। अब जिस तरीके से जाके सैयद सलार मसूद की गाजी जी के उस पे इन्होंने चादर चढ़ाई है, क्या जाएगा? महाराजा सुहेल देव जी की आत्मा रो दी होगी जिन्होंने उन्हें पराजित किया था जी। तो निश्चित तौर पे इन लोगों में कोई एकता नहीं है। ये लोग भारतीय जनता पार्टी के का जो सिद्धांत है कि सेवा ही हमारा संगठन है, हम जो है जो काम करते हैं, राजनीति करते हैं सेवा भाव से, और हमारा इसीलिए नारा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। तो ये लोग कोई गठजोड़ कर लें, उससे भारतीय जनता पार्टी पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। संतोष जी, कोई असर नहीं पड़ने वाला। ओम प्रकाश राजभर जी के चरित्र को जनता ने देखा है। भारतीय जनता पार्टी का साथ ना होता तो कभी विधायक ना हो पाते। आज चुनाव लड़ जाए, शायद गांव की प्रधानी हार जाए, राजभर समाज के वो नेता नहीं है। आज सर्व समाज का नेता अगर कोई है तो प्रदेश में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि हम सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास पे चल रहे हैं। हम पूरे देश को विकास के रास्ते पे ले जा रहे हैं, ना कि जनता देख रही है किसने कितना विकास किया है। ठीक है, आऊंगी आपके पास। संतोष जी अपनी बात रखिए। ठीक है अमित जी। जी संतोष जी कहिए। हाँ, अभी मैं समझ नहीं पा रहा था, मैं समझा कि अमित जी कोई पत्रकार बोल रहे हैं, लेकिन बाद में आखिर पता चल गया कि झूठ पार्टी के नेता बोल रहे हैं। ये भी प्रधानी लड़े थे क्या? बता नहीं रहे कि प्रधानी लड़े थे कि नहीं अमित जी। दूसरी चीज, मैं प्रीति जी निवेदन करूंगा कि थोड़ी सी बात हमारी होने दीजिएगा, लेकिन आप मुद्दे पे बात करिएगा। कहा नहीं, एक सेकंड, नहीं जवाब दे रहा हूं। अमित जी ने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता नहीं करते तो विधायक नहीं होते। इनको भी आंकड़ा नहीं पता है। पूर्वांचल की 56 ऐसी सीटें हैं जहां मेरे बल पे इनके विधायक हुए हैं। ये बेहोश हैं, इनको पता कुछ है नहीं।
ये इनको पता नहीं कि हम 2000 अगर मेरा आकलन करते हो तो तुम जहां 1500 से जीते हो तो मेरे ही ओर से जीते हो। तुम 4 के विधायक नहीं बनाए। तुम अपना इतिहास देख लो कि जो 4 हमारे विधायक जीते वहां तुम्हारे लोगों ने मुझे वोट नहीं दिया। केतकी सिंह को तुमने लड़ाया बलिया में हमारे प्रत्याशी के खिलाफ, भाजपा के लोग। ईमानदारी की बात करो, झूठा पार्टी, जुगाड़ पार्टी तो बात करोगे। अमित जी जमीन पे बात करिए, ये सब फालतू बात मत करिए। आप समझौता पांडे जी पहले आप बात करने का तरीका सीखें। तुम करके आप बात कर रहे हैं, आप एक पार्टी के प्रवक्ता हैं, एक एक करके बात करिए वरना समझ ही नहीं आएगा कौन क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। जी उनसे कहिए पहले सही भाषा में बात तो करें। नहीं सुन लीजिए अमित जी, चैनल पे ये बोल रहे हैं, ये इनका तरीका है, जनता इनके चरित्र को जानती है। जनता अरे जब आप चैनल पर प्रधानी बोल रहे हो ओम प्रकाश राजभर के, उसने कितने प्रधान विधायक बना दिया, आप बात नहीं कर रहे हो, मुद्दे की बात करिए। ये आप सत्ता के लिए सच्चाई बता रहा हूँ, सच्चाई हमेशा कड़वी होती है पांडे जी। आपने क्या नहीं किया सत्ता के लिए? आप करे आत्मा रो रही सुहेल देवी की, अरे आडवाणी बैठ के रो रहे हैं, जोशी बैठ के रो रहे हैं, उनके आत्मा से पूछो, जिंदे रो रहे हैं, मुर्दा तो पता चलेगा बाद में क्या आत्मा रही है। क्या बात? अरे राजभर समाज आपसे नाराज हुआ जिसका आप नेता बन रहे हैं। आप क्या नहीं गए थे ना आडवाणी जी रोने? लेकिन आज राजभर समाज में रोष है। सुनो क्या प्रकाश राजभर जानते हो? कुछ नहीं जानते हो अमित जी। हवा बात मत करो, पहले पता लगा लो। अब भारतीय जनता पार्टी की इतिहास हमसे पूछोगे, जनसंघ की इतिहास बताए, हम शुरू करें। जो व्यक्ति अंग्रेजों के साथ खड़ा रहा, तुम्हारा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो दल का जनसंघ का स्थापना किया, वो अंग्रेजों के साथ खड़ा रहा, लेटर लिख के कहा कि अंग्रेजों की सरकार अच्छी है, मत बात करो हमसे। आज माहौल बना है, उसका लाभ ले लो। बुरा गरीब जुगाड़ बना के लाभ ले लो, लेकिन सारा जुगाड़ अब लोग मुद्दों के आधार पे आओ। गरीबी पे चर्चा होगी, बेरोजगारी पे चर्चा होगी, महंगाई पे चर्चा होगी। ठीक है, चर्चा खत्म हो गया, अब लोग इमोशनल करोगे। अनिल जी की बात आप कह रहे हो, अनिल जी कह रहे हैं कि अरे जिस मंत्री के पास इतनी औकात नहीं थी कि सुहेल देव जी के नाम पर जब टिकट जारी हो रहा है। डॉक्टर संतोष पांडे जी, आपको नहीं लगता कि आप मर्यादा से बाहर यहाँ पर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं? जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद हामी जी आपके पास आऊंगे, उसके बाद शेखर जी आपके पास। मेरी आवाज सुन पा रहे हैं अमित जी आप? हाँ जी बताएं। जी, जिस तरीके से ब्रेक पर जाने से पहले डॉक्टर संतोष पांडे जी की ओर से तमाम आरोप आप पर लगाए गए हैं, क्या कहेंगे उनको लेकर? देखिए प्रीति जी, मैंने बार बार कहा, आपने भी उनको रोका। जब सत्य जो है हमेशा कड़वा होता है। आपने देखा किस तरीके से वो अमर्यादित भाषा में बात करने वो लगे। मैंने टोका भी था उन्हें। जी जी जी, तो ये बात जनता को भली भांति पता है। अब भारतीय जनता पार्टी गलत कौन सा अमर्यादित सब बोला? अब ये बोल आपने कहा कि मंत्री की इतनी औकात नहीं है। आपको लगता है कि एक नेशनल चैनल की डिबेट पर आप बैठ के इस तरीके से किसी रेस्पेक्टेड पर्सन के बारे में ऐसा बोल सकते हैं? आपने नहीं बोला, आप नकार दीजिए, आपने नहीं बोला। नहीं, ये गलत बात है। जब आप इस देश में मतलब आप साफ मना कर रहे हैं, मेरे पास उसकी रिकॉर्डिंग, आप कैसी बातें कर रहे हैं संतोष जी? आप साफ मुंह कर रहे हैं कि नहीं, जिस तरह, इसका मतलब तो ये कि 2 मिनट पहले जो आप ये बात बोल रहे थे कि वाकई हमारे ओम प्रकाश राजभर जो है वो ओवैसी के साथ मजार पर चादर चढ़ाने के लिए नहीं गए, तो उस बात को भी मैं मान लूं कि वो भी आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जो चीज साफ दिख रही है आप उस बात से भी इनकार कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आपको चर्चा में पार्टी से प्रीति जी डरिए मत, भारतीय जनता पार्टी से डरिए मत, वो गलत आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने कुछ अमर्यादित शब्द का इस्तेमाल किया। देखिए संतोष जी, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मैं ये नहीं चाहती कि चर्चा इस बहस पर खत्म हो। ठीक है, मैं आपका रुख करूंगी। अभी आप अपनी बात करिए। ठीक है, तो मेरा बस इतना कहना है, आज राजभर समाज इस बात से मर्माहत है। संतोष जी, आपकी आवाज कोई भी नहीं सुन पा रहा, आप मत चिल्लाइए प्लीज। कि उस आक्रमणकारी मसूद गाजी के को जिसको उन्होंने युद्ध में पराजित किया था, वहां जाकर ये चादर चढ़ा रहे हैं। आज पूरी तरीके से मर्माहत है राजभर समाज, और आने वाले समय में इसका जवाब देगा। विधानसभा चुनाव में दिखेगा, क्योंकि हम जात की, संप्रदाय की राजनीति नहीं करते। मैं फिर बार बार यही कह रहा हूं कि हमारा एक लक्ष्य है कि भारत को विकास के रास्ते पर ले जाना, देश को विकास के रास्ते पर ले जाना है। जातवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद को हम नहीं मानते। ये लोग कोई गठबंधन कर लें, भारतीय जनता पार्टी पुनः सत्ता में आएगी और 300 के पार, जो हमारे नेतृत्व ने नारा दिया, हम 300 पार करेंगे जनता के विश्वास पे। जनता हम पे विश्वास कर रही है, जनता ये जान रही है कि क्षेत्रवाद, विकासवाद और जातवाद पे हम आधारित नहीं है। हमारा लक्ष्य है कि देश और प्रदेश का विकास हो।
ठीक है अमित जी, बिल्कुल तमाम लोग जो आपको सुन रहे हैं या जिस तरीके से कामकाज वाकई यहाँ पर यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से किए गए हैं वो लोग देख रहे हैं और उन्हीं कामों को देखकर कह सकते हैं आने वाले चुनाव में यहाँ पर वो वोट देते हुए नजर आएंगे। ठीक है, चर्चा में दोबारा आपको शामिल करूंगी। हामिद जी, काफी देर से आप बने हुए हैं, लगातार यहाँ पर संतोष पांडे जी और अमित तिवारी जी की बातें आप काफी देर से सुन रहे हैं। मेरा सवाल आपसे यही है, क्योंकि जब मैंने आपसे पहले सवाल किया था तब आपने यही कहा था कि हमेशा ये पहला मामला नहीं है, ओवैसी साहब हमेशा जब भी उनके जितना भी उन्हें वक्त मिलता है लगातार वो ऐसे मजार पर चादर चढ़ाते हैं और लगातार भाईचारा बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता इतना ही कम वक्त था तो मजार पर चादर चढ़ाने की बजाय सुहेलदेव महाराज के वहां पर जाकर अगर वो मत्था टेक लेते तो शायद कह सकते हैं कि यहाँ पर भाईचारा और भी बढ़ता हुआ नजर आता, क्योंकि पहले से ही एक समाज का प्रतिनिधित्व ओवैसी साहब करते हैं, ऐसे आरोप उन पर लगते हैं और वही आरोप यहाँ पर मजार पर जब चादर चढ़ाते हैं आप तो सिद्ध होते हुए नजर आते हैं। जी हामिद जी, देखिए पहली बात तो ये कि मजार को लेकर के मैंने कोई टिप्पणी नहीं किया है, तो आपने भी कहा है। आपने कहा कि काफी कम वक्त था इसलिए वो वहां पर गए। वो कार्यालय के उद्घाटन के लिए आए थे ओवैसी साहब और वो मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आप सुनिए मेरी बात तो आप सुनेंगे पहले जी। मैं एक पार्टी का एक नेता हूँ, पार्टी से जुड़ा हूँ, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और वो ये फैसला लेंगे कि उनको कहाँ जाना है, किससे मिलना है, किससे नहीं मिलना, वो तय करेंगे। ठीक है, आप ये बात राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से पूछिए। अब रही बात बीजेपी के नेता की जो जिन्होंने अभी इतना सारा लंबा बयान अपना यहाँ दिया है, मैं उनसे पूछना चाह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में आपने क्या किया है, कोरोना में आपने क्या किया है, अभी जो इलेक्शन गुजरा उसमें आपने क्या किया है, गरीबी पे बात करनी हो आप नहीं करेंगे, बेरोजगारी पे बात करनी हो आप नहीं करेंगे, महंगाई बढ़ती जा रही उस पर आप बात नहीं करेंगे। आज दिन भर रोजाना अत्याचार हो रहा है, कितना रेप हुआ, लड़कियों को जलाया जा रहा है, वहां महिलाओं की साड़ी फाड़ी जा रही है, पूरा गुंडा राज है, इस पर आप बात नहीं करेंगे। इस पर बात करिए, देश के जो मुद्दे हैं उस पर बात करिए। कोरोना काल में कितनी बहनें बेवा हो गई हैं, कितने बच्चे यतीम हो गए हैं, उस पर ये बात नहीं करेंगे। उस पर क्यों नहीं बात करते हैं? ये पूरे देश को तबाह बर्बाद करके रख दिया इन लोगों ने। ठीक है अमित जी, छोटी सी बात, अभी शुरुआत में जब मैंने आपसे सवाल किया था तब आपने, आऊंगी संतोष जी आपके पास, तब आपने क्या कहा कि वाकई ही मैं यहाँ पर उस पार्टी का नेता हूँ इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, और अगर आपको सवाल करना है कि वो वहां पर क्यों नहीं गए तो आपको सीधा ओवैसी साहब से सवाल करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि वाकई अमित तिवारी जी भी यहाँ पर किसी पार्टी के नेता है, वो भी उस पार्टी के नेता की हैसियत से यहाँ पर बैठे हुए, जो आप यहाँ पर लगातार आरोप लगा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि गरीबी पर बात नहीं करेंगे, महंगाई पर बात नहीं करेंगे, आपको नहीं लगता आपको भी सीधे सवाल अनिल राजभर से पूछने चाहिए? नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहां जाना है, किससे मिलना है, किस जगह पर जाना है, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग तय करेंगे, ये बताएंगे। ये वो लोग हैं जो कातिलों की गुलपोशी करते हैं, वो लोग बताएंगे। जो रेपिस्टों के साथ खड़े होकर के नारा लगाते हैं वो बताएंगे। छोटा सा सवाल को कहां वो जाएंगे, कहां नहीं जाएंगे। मेरा बस एक छोटा सा सवाल था कि अगर वहां पर वो मजार पर गए थे और जैसा आपने कहा कि वक्त कम था इसलिए वो सिर्फ मजार पर जा सके, अदरवाइज वो सुहेलदेव महाराज के वहां पर भी जा सकते थे। तो मेरा छोटा सा सवाल यही था कि अगर वो मजार पर ना जाकर सुहेलदेव महाराज के वहां पर चले जाते तो शायद ये भाईचारा और भी बढ़ता हुआ नजर आता। भारतीय जनता पार्टी को नकार चुका है। आपको लगता है कि बाकी 1 घंटे की डिबेट में बैठकर हम ये तय कर सकते हैं कि जनता ने किस पार्टी को नकार दिया और किसको नहीं? अभी तो वक्त है चुनाव का, यहाँ पर बैठ के फैसला नहीं ले सकते हम। पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन हो रहा है, किसान आज साल भर से बैठे हुए हैं। ठीक है, वो चुनाव में पता चल जाएगा। हामिद जी, अमित जी और साथ ही संतोष जी, जिस तरीके से लगातार आप लोग बात कर रहे हैं, वो चुनाव आएगा तो उसमें पता चल जाएगा कि वाकई किसान आंदोलन से लोग कितने प्रभावित हैं और एक बार फिर से सरकार यहाँ पर बीजेपी की बनती है या नहीं बनती। ठीक है, शेखर आनंद जी क्या कहेंगे? शेखर आनंद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता है मेरा उनसे संपर्क टूट गया, दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। जी संतोष जी, काफी देर से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। संतोष जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हेलो, हाँ बोलिए जी। काफी देर से आप कुछ कह रहे थे, अभी बीच में आपने खत्म हो जाएगा तो ले देता हूं। दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अमित जी, जिस तरीके से अभी जी मेरा सवाल यही था कि जब अमित जी कुछ कह रहे थे तो काफी देर आप बीच में कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, क्या कुछ पॉइंट रख रहे थे आप? नहीं, वो एक्चुअली मैं ये कह रहा था कि
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने बड़ा सफाई से, बड़ा समझदारी से बोला कि हम जात धर्म से मतलब नहीं रखते हैं। अभी कैबिनेट का विस्तार हुआ है, मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, आपको लगेगा कि मैं मुद्दा बदल रहा हूँ। 14 में ये 14 साल सत्ता से बाहर थे, सपा बसपा की राज थी, तो कई अनुप्रिया को मिलाए, कई हमको मिलाए, तो क्या सोच के मिलाए थे? ये इसका जवाब देंगे क्या अमित जी? ये यही सोच के मिलाए कि वहां पटेल मिल जाएंगे, यहाँ राजभर मिल जाएंगे, फिर पश्चिम उन्होंने दोनों को मिलाया। और आज के तारीख में आप देख रही हैं कि कहीं संजय निषाद अगर बुलाए, संजय निषाद इनके फ्रेम में नहीं सेट हो रहे हैं, तो मुकेश साहनी को बिहार से लॉन्च किया जा रहा है। देखिए पावर पॉलिटिक्स, ये क्या बात करेंगे? अरे अगर जात की बात नहीं होती तो आप बताइए कि जो विधानसभा के अंदर आज तक विधायक नहीं बना, उसको एमएलसी बना के आप सीएम बनाए। क्या बात है भाई? जाति बात थी ना, धर्म की बात थी ना। और उसके बाद आपके सामने समस्या थी तो एक ब्राह्मण को सीएम, डिप्टी सीएम, और एक मौर्य को आपने बना दिया। क्या बात कर रहे हो? राजनीति में सही बोलने की आदत भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से डाले। बिना जात, हमारी समाज की संरचना जात पे है, और आप कैसे इससे बाहर जा सकते हो? आज शुरू से आप देश की आजादी के बाद से उठाकर देख लो, जात के आधार पर अध्यक्ष, जात के आधार पर विधायक, जात के आधार पर सब कुछ हुआ है, फिर भी झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। जात के आधार पे अमित जी आज भी बैठकर आपके राष्ट्रीय नेता गुणा गणित कर रहे हैं कि कहां से कौन जात मिलेगी। और आज सुहेल देव की आप इस मुद्दे को क्यों उठाए हैं? क्योंकि आज राजभर यात्री आपके साथ नहीं है, तो अनिल जी को आगे करके आप शो कर रहे हो कि राजभर नाराज है। राजभर कहीं नाराज नहीं है। सच्चाई बोलने की आदत अमित जी डालिए। जमीनी हालत बड़ी खराब है, ऊपर जितना आप पोत लो लिप लो, नीचे की हालत बड़ी खराब है। हर जनता त्रस्त है, महंगाई से त्रस्त है, बेरोजगारी से त्रस्त है, भूखमरी के स्थिति में है, रोजगार का पता नहीं है, कानून व्यवस्था की पता नहीं है। और आप लोग इमोशनल कार्ड बंद कर दीजिए, चादर, मंदिर, मस्जिद बंद कर दीजिए। यही भारतीय जनता पार्टी के लोग है ना। राहुल गांधी मंदिर गए तो क्यों तकलीफ क्या है भाई? मंदिर नहीं जा सकता है, इस पर भी डिबेट हुआ। ये सिर्फ इमोशनल माहौल मत बनाइए। अब गरीब जनता त्रस्त हो रही है। हमको तो लगता है कि आप लोग संविधान की धज्जी उड़ा देंगे, ये काम कर रहे हैं। तो अमित जी सत्य बोलने की आदत डालिए। बिना आप अपने गांव में प्रधानी लड़ाए होंगे, जिला पंचायत लड़ाए होंगे, टिकट आप बांटे हैं तो जात के आधार पर बांटे हैं, और आप बोल रहे हो कि जात से मतलब नहीं रखते हैं। ठीक है संतोष जी, देखिए एक तो आपने कहा कि राहुल गांधी मंदिर जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तकलीफ क्यों होती है। पहली बात तो ये कि जब भी वो मंदिर जाते हैं, जब भी ऐसी कोई भी चर्चाएं निकलकर सामने आती है तो आसपास कोई चुनाव दिखाई देते हैं। दूसरा ये कि अब अगर हम बात करें मोदी, अमित शाह, या कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के जितने भी बड़ा नेता है, वो जब भी किसी दलित के घर खाना खाने जाते हैं तब भी आप लोग आवाज उठाते हैं, तब भी आप लोग कहते हैं कि एक दिखावे के तहत वो वहां पर जाते हैं। यही मैं कह रहा हूँ कि आज इतना बड़ा विस्तार हुआ है, 30 मतलब 20 मिनिस्टर बनाए गए हैं। तो क्या सिर्फ आप ही आरोप लगा सकते हैं? क्या आधार था? आप खुद आकलन करिए। अमित जी झूठ बोले जा रहे हैं। ठीक है संतोष जी, ठीक है। आज वही डॉक्टर हर्षवर्धन आपके नंबर 1 मंत्री थे, आज हटा दिए गए, क्योंकि दिल्ली में चुनाव नहीं है, चुनाव है यूपी में, चुनाव है हरियाणा में। ठीक है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अगर आपको लगता है भारतीय जनता पार्टी चुनावों को देखकर यहाँ पर फेरबदल करती हुई नजर आती है, तो आपने भी यहाँ पर चुनाव को लेकर ही गठबंधन किया। ठीक है, दोबारा आप करूंगी। शेखर जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है अब। जी शेखर जी, जिस तरीके से आपने पता नहीं अब बातें वो सुनी है नहीं सुनी, आपसे काफी देर से संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे, जिस तरीके से यहाँ पर संतोष पांडे जी, अमित तिवारी जी और हामिद संजरी जी की ओर से बातें कही गई है, कह सकते हैं कि मुद्दा क्या था और अभी यहाँ पर लगातार आरोप प्रत्यारोप लगता हुआ नजर आ रहा है। जितनी बातें, जितनी चर्चा आपने अब तक सुनी है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्या कुछ देखते हैं आप इस पूरे प्रकरण में? देखिए प्रीति जी, मेरा चूंकि फोन कटा हुआ था और मुझे आपके पैनलिस्ट की आवाज मिल नहीं रही थी, लेकिन मैं इस बात को अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि बीजेपी की चिंता ये होगी कि राजभर का हमारे पास भी वोट बैंक है, हमारे भी नेता हैं। उधर जिस तरीके से सुभाषा वाले जो नेता होंगे उनका कहना होगा कि नहीं, हमने जो गठबंधन किया उसका फायदा मिलेगा। AIMM कहेगा कि हमने जो गठबंधन किया है और जो हमारी बढ़ती हुई ताकत है उसका हमें फायदा मिलेगा। तो ये पॉलिटिकल पार्टियों का अपना एक विजन है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग क्योंकि पत्रकार हैं, हम लोग जो देखते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं और बिटवीन द लाइंस को समझने की कोशिश करते हैं और अपने शब्दों में कई बार उसको हम बताते भी हैं। हमारी कोई पार्टी नहीं होती है। तो अभी जिस तरीके से गठबंधन हुआ है, जिस तरीके की स्थितियां उत्तर प्रदेश में बन रही हैं, इसमें आप ये तय मान लीजिए कि बहुत सारा ऐसा आपको
अलग अलग समय पर अलग अलग पार्टियों के साथ गठबंधन देखने को मिलेगा। अब असदुद्दीन ओवैसी पर तो ये भी कहा जाता है कि वो बीजेपी के एजेंट हैं। वो पश्चिम बंगाल गए थे वोट काटने, वो बिहार गए थे वोट काटने, वो महाराष्ट्र गए थे वोट काटने, तो ऐसा आरोप भी उनके ऊपर लगता है। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है वो अपनी तरह से न सिर्फ एक हिस्से में बहुत बड़ा प्रभाव रखती है, बल्कि वो मुस्लिमों को चुंबक की तरह खींचती भी है। असदुद्दीन ओवैसी को अगर मैं एक सेक्युलर भारत के सांसद के रूप में देखूं तो उनकी जो नॉलेज है और जिस तरीके से वो कई बार मसलों को उठाते हैं जी। उसमें हिंदू और मुसलमान का मसला हटा दीजिए, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके अलावा जो वो विषय संसद में उठाते हैं वो कई बार बहुत मार्के के होते हैं, जनता से जुड़े हुए रहते हैं एक सांसद के तौर पर। लेकिन वही असदुद्दीन ओवैसी जब संसद से बाहर निकलकर ये कह देते हैं कि संसद की मर्यादा के अंदर मुझे चूंकि बोलना है और मैं बाहर कुछ भी बोल सकता हूं, मैं बच्चों को ये बताऊंगा कि किस तरीके से अयोध्या में एक ढांचा गिराया गया और उसके बाद किस तरीके से वहां मंदिर बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो इसका मतलब ये निकलता है कि आप अगले 1000-2000 साल इस मसले को न सिर्फ छोड़ना चाहते हैं बल्कि इन्हीं मुद्दों के आधार पर आप अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो देखिए, हर व्यक्ति के, हर पार्टी के अलग अलग पहलू होते हैं, ये पहलू है। रही बात राजभर समुदाय की या भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी को इस बात की चिंता करनी चाहिए कि आखिर राजभर उन्हें छोड़ करके क्यों चले गए, और जो राजभर हैं उनको ये सोचना चाहिए कि अकेले राजभर के दम पर वो जीवन भर चुनाव लड़ते रहते, 2 सीट भी, 1 सीट अपनी न निकाल पाते। उसके बाद जिस तरीके का गठबंधन हुआ, जिस तरीके से उनकी पार्टी को जीत मिली, वो खुद विधायक बने, वो खुद मंत्री बने और उनके तमाम जो कैंडिडेट थे उनको फायदा मिला और बीजेपी को भी राजभर वोट ट्रांसफर हुआ। उसके बाद जब आप एक जगह पर पहुंच गए तो गठबंधन के राजनीति का धर्म आपको मानना चाहिए था और उससे आगे बढ़ते। आप अपने गांव में फावड़ा लेकर के चले गए, सड़क बनाने लगे, कहने लगे कि साहब बीजेपी की सरकार जिसमें मैं मंत्री हूं वो सुन नहीं रही है। इसी तरीके से अलग अलग मसलों पर आपने सरकार में रहते हुए सरकार को घेरा, आपने कहा मैं सरकार का सचेतक हूं, लेकिन हकीकत यह है कि आपने अपनी सरकार को, उस सरकार को जिसमें आप मंत्री हैं, कुछ और नेगोशिएशंस करने के लिए आपने उसको ब्लैकमेल किया। उसका एक पहलू ये भी है। दूसरी तरफ आप ये देखिए कि उत्तर प्रदेश में यही अपना दल एक गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ करे हुए है, लिमिटेड उसका भी है, जैसे राजभर का वैसे ये भी अपना दल है, कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है। पटेल वोट उत्तर प्रदेश में है, इसमें कुर्मी वोट है, उसमें दो राय नहीं है। इसी तरीके से राजभर वोट भी है, लेकिन अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने अपनी पार्टी की टूट फूट के बावजूद न सिर्फ अपने समर्थकों को साधे रखा बल्कि आज वो केंद्र में मंत्री भी बनी। बिल्कुल। तो ये जो एक समझबूझ पैदा होनी चाहिए, जो आगे बढ़ने की एक तरीका होना चाहिए, उसको भी राजनीतिक दलों को बढ़ाना पड़ेगा, अपना गिरेबान सभी को जांचना पड़ेगा। ठीक है शेखर जी, एक छोटा सा सवाल हो, जिस तरीके से कह सकते हैं कि मजार पर चादर चढ़ाने के बाद से लगातार ये मुद्दा गर्माता हुआ नजर आ रहा है और उसको लेकर मंत्री अनिल राजभर ने कहा है कि ओम प्रकाश राजभर को उसके ही समाज के लोग जो हैं वो यहाँ पर नकारते हुए नजर आएंगे, दरवाजा उनके लिए बंद कर देंगे। आपको लगता है कि वाकई ये मामला जो निकलकर सामने आया है इसके बाद से राजभर समाज के लोग जो हैं उन पर इसका कुछ असर दिखाई देगा? मैं आपको एक इंसिडेंट बता देता हूं, आप बाकी खुद समझ लीजिए जी। कुछ साल पहले की बात है, राजभर समुदाय की एक बिटिया का धर्मांतरण हुआ, उसको फंसाया गया और उसके बाद उसकी शादी के निकाह के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश में यह मामला बहुत जोर शोर से उछला था और उसके बाद राजभर समुदाय में बहुत तगड़ा गुस्सा भी देखने को मिला था। अब आज अगर ये जा करके और चादर चढ़ा देते हैं तो ये इनकी इच्छा है। दूसरी चीज, जिस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी के साथ जाके इन्होंने मजार पर चादर चढ़ाई, अगर तुम्हारा गठबंधन है तो मैं कह रहा हूं कि किसी मंदिर शिवालय में जा करके जरा असदुद्दीन ओवैसी से एक भोलेनाथ के ऊपर जरा जलाभिषेक भी करा देते तो मैं जानता कि वास्तव में सेकुलर है और ये गठबंधन बड़ा बढ़िया है और बहुत सारी चीजों को आप समरसता के साथ आगे लेकर के चलना चाहते हैं। तो यह असंभव है। राजभर अपनी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ओवैसी अपनी कर रहे हैं। ठीक है, संतोष पांडे जी आखिरी कमेंट। जरा सा मैं निवेदन करूंगा कि शेखर जी की आवाज मुझे सुनने नहीं दिया है, खाली कंक्लूजन बता दीजिए कि जो आखिरी में उन्होंने बोला है कि ओम प्रकाश राजभर के साथ राजभर रहेगी कि नहीं, क्या उन्होंने कहा?
उन्होंने यही कहा कि वाकई ही यहाँ पर हर पार्टी जो है वो अपने अपने स्तर पर राजनीति करने की कोशिश कर रही है, लेकिन लास्ट में उन्होंने एक बात कही, जिस तरीके से यहाँ पर ओम प्रकाश राजभर ने ओवैसी के साथ जाकर मजार पर चादर चढ़ाई है, तो ओवैसी और राजभर मिलकर किसी मंदिर पर यहाँ पर जलाभिषेक करते हुए दिखाई दे जाए तो हम कह सकते हैं कि वाकई धर्मनिरपेक्ष की राजनीति होती हुई दिखाई दे रही है। अच्छा, बात सही है शेखर जी। आपको बता दें कि आज के तारीख में जो माननीय ओम प्रकाश राजभर के साथ जो पिछड़ी जातियां जुटी हुई हैं, और आज चर्चा हो रही राजभर पर। राजभर जाति बहुत गरीब जाति है इस क्षेत्र में, उनको रोजी रोटी की जरूरत है, और ओम प्रकाश राजभर को राजभर अपना हीरो मानता है। और उसने ये सिद्ध, राजभर ये जानते हैं कि अगर हमारे समाज के लिए कोई झगड़ा कर सकता है, कोई लड़ सकता है, तो ओम प्रकाश राजभर है। रही बात कि साथ में आगे क्या कार्यक्रम बनेगा, आप शेखर जी आप पत्रकार आदमी, हमको लगता है राजनीति में कुछ भी संभव है। मैं कहता हूं क्रिकेट के मैदान में, राजनीति के मैदान में कुछ भी संभव है। तो हो सकता है कि जो आप कल्पना किए, हो सकता है भी मुझे इनकी आवाज नहीं आ रही है। लेकिन रही बात कि जी सर, मैं बोलती हूँ, हमारी टीम को कनेक्ट करने की कोशिश करती है। जी संतोष जी, आप कंटिन्यू रखिए। हाँ, राजभर की जहां तक सवाल है, राजभर 100% ओम प्रकाश राजभर को अपना हीरो मानती है। रही बात कि जो बकलाहट है, घबराहट लोगों को है, अब मैं बोलूंगा तो फिर अमर्यादित बात आप बोल देंगे, मैं एक ही लाइन बोल दे रहा हूं कि जिसको भी घबराहट हो रहा हो, अब आप कल्पना देख लीजिए अपना, वो लोग अपने अपने सीट की चिंता करें कि उनको उनके गांव में उनके समाज के लोग जाने देंगे कि नहीं। उनसे समाज पूछेगा कि आपने समझौता किया था भारतीय जनता पार्टी में जब आप गए, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो आज प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बनारस के कटिंग मेमोरियल मैदान में इन्होंने अमित शाह के सामने बोला था कि हम इनके साथ जा रहे हैं राजभरों को आरक्षण का लाभ दिलाने के लिए। जी, आज सरकार जाने की स्थिति में है, 5 साल बीत गई, राजभरों को क्या पिछड़ी जाति के कहीं आरक्षण का लाभ नहीं मिला। इन्होंने आपको जानकर आशा होगी 5 साल के अंदर ये पहली चांस है जब उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को राजभर कहा है। नहीं तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के डर के नाते ये महाराजा सुहेलदेव कहते थे, राजभर नहीं कहते थे। ये मंच पे बैठे थे जहां की देश के और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी ने कहा कि सुहेलदेव पासी आपके थे, इनके पास मुंह नहीं था कि बोल सके कि ये योगी जी चुप रहिए, ये राजभर जात के थे। ये क्या बतियाएंगे, ये अनायास बात कर रहे हैं जी। ये रोजगार, ठीक है संतोष जी, आपकी आवाज मेरे पास नहीं आ रही, इसलिए शेखर जी से मैं सहमत हूं जी। मेरा प्रयास होगा कि भाईचारा कायम हो और रास्ता बनता है, उस रास्ते को हम ढूंढेंगे आगे। लेकिन ये शेखर जी आपको बता दें, जब जमीन पे आप आएंगे तो प्रायोजित लोगों को छोड़कर, जिनको पैसा देके टीवी पे, मीडिया पे, सड़क पे खड़ा कर दिया जाएगा, आप आइए, मैं निमंत्रण देता हूं, मैं आपको गांव गांव घुमाऊंगा, देखिए राजभर किसको मानता है। ये सच्चाई है। उस ओम प्रकाश राजभर इतना हल्का राजनीति नहीं करते हैं। आखिर वो सत्ता में रहकर जब देखे कि समाज का हित नहीं हो पा रहा है, उन्होंने छोड़ा, समाज के बीच में गए, उन्होंने कहा कि मैं इसीलिए छोड़ा हूं। और आज समाज के अंदर उन्होंने मैसेज दिया है कि चाहे ओवैसी, आज ओवैसी नया नहीं, ओवैसी के साथ संतोष जी, जिस तरीके से आपने कहा कि समाज में यहाँ पर उनको लगा कि इस पार्टी के साथ गठबंधन करने पर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि समाज के बहुत सारे कामकाज है जो इस पार्टी के साथ गठबंधन करने पर नहीं हो सकते। क्या कुछ ऐसी आवाज आपकी ओर से उठाई गई थी उस वक्त में कि वाकई अब कह सकते हैं कि आपने इतनी आवाज उठाई, इतना संघर्ष करने की कोशिश करी कि आपके समाज के लोगों की आवाज यहाँ पर उठे? आपसे जानना चाहेंगे उस पार्टी में रहते हुए क्या कुछ कामकाज ऐसा किया गया जो अब आप यहाँ पर कह रहे हैं कि उस पार्टी के सामने इतना संघर्ष किया फिर भी हमारी बात नहीं सुनी गई? हाँ, बिल्कुल नहीं सुनी गई। यही तो जानना चाहिए कि सिर्फ पिछड़ी जात के क्षतिपूर्ति जो बच्चे पढ़ते हैं, माने उनका जो रजिस्ट्रेशन हुआ था प्रदेश में, उस रजिस्ट्रेशन का मात्र 30% इन्होंने रिलीज किया था बजट। अगर उसको लेकर दिल्ली से लेकर लखनऊ तक नेताजी लड़े, ओम प्रकाश राजभर, किसके लिए? कि भाई सबको मिले पैसा, जो गरीब बच्चा नाम लिखवा लिया, क्षतिपूर्ति के आधार पर, छात्रवृत्ति के आधार पर पढ़ना चाहता है, तब तो पढ़ चुका, उसको तो गहना गुड़िया खेत बेचना पड़ेगा। तो लड़ाई तो हमने लिया,
लेकिन अब प्रश्न है कि अब अगला कितना मानेगा। भाई उनके पास मीडिया है, उनके पास सारे संसाधन है, और उस संसाधन से हमारे आवाज को दबाया गया। ये तो मैं बधाई दूंगा कि छोटे मोटे मुद्दों को भी आप लोग इतना रेज कर रहे हैं कि हम लोग को भी अवसर मिल रहा है अपनी बात रखने के लिए समाज के बीच में। नहीं तो उनकी प्लानिंग चले तो ये भी ना हो पाए। ठीक है संतोष जी, दोबारा आपके पास लौटूंगी। एक छोटा सा सवाल और आपसे, फिर दोबारा आपको चर्चा में शामिल करूंगी। जिस तरीके से अभी यहाँ पर कह सकते हैं कि इस पूरे चर्चा का जो विषय था वो यही था कि मजार पर जो चादर चढ़ाई गई है उसके बाद से लगातार यहाँ पर काफी राजनीति गर्म होती हुई नजर आ रही है। आपको लगता है कि वाकई इस मामले के बाद में राजभर समाज के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं, कोई। आपको बता दें कि आप अगर हमारे आसपास कहीं लोकल एंकर हो तो भेज दीजिए, मैं यही घुमा के दिखा दूंगा। कोई चर्चा नहीं, वहां सिर्फ एक चर्चा है कि ओम प्रकाश राजभर जो कह रहे हैं वो सही है। ठीक है, ये स्थिति समाज के अंदर हो गया है आज के तारीख में। इतना समाज धोखा खा लिया, मतलब राजभर समाज की बात कर रहा हूं, पिछड़ी जातियों का। ये जो अति पिछड़ी जातियां हैं, कुछ जातियों को छोड़कर वो धोखा का नाई है, बिहार है, कोहार है, मलाह है। ठीक है अमित जी और हामिद जी आपके पास आऊंगी, उससे पहले शेखर आनंद जी आपके पास आना चाहूंगी। ठीक है संतोष जी, आपको दोबारा चर्चा में शामिल करूंगी। जी शेखर आनंद जी, आपने बातें सुनी होगी संतोष पांडे जी की। मैं माफी चाहूंगा, मैंने फिर बात नहीं सुनी है, लेकिन मैं अंदाजा फिर लगा सकता हूं, मैं अनुभव के आधार पर जो संतोष जी ने कहा होगा कि राजभर जो समुदाय है वो काफी गरीब है, या उसको तरह तरह की दिक्कतें आ रही हैं, और जो ओम प्रकाश राजभर है वो उसका प्रतिनिधित्व करते हैं, उस समाज को लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं। मोटा मोटी उन्होंने यही बात रखी होगी अलग अलग शब्दों में। कुछ बातों से वो सहमत भी थे आपकी बातों से? हाँ, तो मैं नहीं, सहमत असहमत ये उनका विषय है। मैं पत्रकार हूँ, देखिए हम लोग पत्रकार हैं प्रीति, हमारा काम है आईना दिखाना। बिल्कुल। अब वो बाल पीछे के मांग निकालेंगे या साइड से निकालेंगे, ये उनकी इच्छा है जी। तो संतोष पांडे जी, मैं आपको बड़ी विनम्रता से ये आपकी पार्टी और पूरे गठबंधन के लिए ये फिर बात कहना चाहूंगा कि केवल राजभर पर मत जाइए। मैं जाति से ब्राह्मण हूँ। आज ब्राह्मण उत्तर प्रदेश में क्या कर रहा है? हकीकत यह है कि या तो वो गुमटी लगा के पान बेच रहा है, कई ब्राह्मण आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनके पास 1 बीघा आधा बीघा जमीन नहीं है, और वो किस तरीके से जीवन यापन कर रहे हैं ये आपसे छिपा नहीं होगा। आप राजभर से अगर आगे बढ़ करके देखेंगे, हकीकत यह है कि 25 करोड़ की आबादी वाले उत्तर प्रदेश में हर व्यक्ति अपनी तरह से जूझ रहा है। जो आप लग्जरी गाड़ियां और बाकी सब देखते हैं, वो ये यहाँ का एक हिस्सा, एक तबका ऐसा है जिसने न सिर्फ अलग अलग सरकारों में मोटा माल काटा है, बल्कि उसके आधार पर उसने अपनी मिल्कियत को खड़ा किया है। और जो पहले से राजे रजवाड़े या शेखर जी की बात कंप्लीट होने दीजिए संतोष जी, फिर आती हूं। हाँ, उन्होंने उन चीजों को मतलब पैसे से पैसा बनाया है। आज जो ओम प्रकाश राजभर हैं, ओम प्रकाश राजभर के इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग रहे होंगे, जो लोग मंत्री बनने के बाद उनके आसपास रहे होंगे। आप तुलना कर लीजिए, मैं गारंटी से कह रहा हूं कि जो व्यक्ति उनके साथ जुड़े हुए थे उनकी हैसियत में भी कुछ ना कुछ फर्क आया होगा, वो ऊपर उठे होंगे। तो ऊपर उठने का मतलब ये नहीं है कि आपने सारा काम उस तरह से किया जो जिससे आप आगे बढ़ गए। हकीकत यह है कि आपने सरकार में होने का फायदा लिया। अगर आप सरकार के साथ में 5 साल चलते तो आप अपने समाज का ज्यादा भला कर सकते थे। आज की तारीख में अगर आप किसी भी पार्टी से होते, मान लीजिए आपने अखिलेश से 2012 में गठबंधन किया होता, तो आप 5 साल में अपने समाज का ज्यादा भला करते। आज आप 1.5 साल के अंदर सरकार से अलग हो गए, 2 साल के अंदर। आप बताइए कि आपने अपने समाज का भला किया या नुकसान किया, फायदा किया? तो ये सोच की बात है। आप आधा गिलास भरा भी देख सकते हैं, आधा गिलास खाली भी देख सकते हैं, ये आपको देखना है। आज आपने ओवैसी में उम्मीद देखी है। हकीकत यह है कि मुस्लिम वोट बैंक आपको मिले या न मिले, लेकिन राजभर समुदाय के अंदर अगर उस बिटिया का दर्द आज जिंदा होगा तो कोई भी राजभर आपसे खुश नहीं होगा, हिंदू समाज भी आपसे खुश नहीं होगा। ठीक है संतोष पांडे जी, मैं आपको वक्त दूंगी, इतना वक्त नहीं है मेरे पास, इसलिए आपको आखिरी में वक्त दूंगी। हामिद संजरी जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, एक आपसे एक आखिरी कमेंट और छोटा सा सवाल। जिस तरीके से अभी डॉक्टर संतोष पांडे जी से भी यही सवाल किया था कि जिस तरीके से ओम प्रकाश राजभर यहाँ पर ओवैसी के साथ मिलकर मजार पर चादर चढ़ाने के लिए जा सकते हैं, तो क्या आने वाले दिनों में हम यहाँ पर ओवैसी साहब और राजभर को मिलकर किसी मंदिर पर जलाभिषेक करते हुए भी देख सकते हैं? हामिद जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, मेरा सवाल सुना आपने? दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। अमित जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी अमित जी, एक आखिरी कमेंट चाहेंगे?
देखिए प्रीति जी, अभी शेखर जी को मैं सुन रहा था और शेखर जी ने बड़ी निष्पक्षता से जो सच्चाई थी उसको उन्होंने बयां किया। मैं शेखर जी से अपने को संबद्ध करता हूं कि जिस तरीके से इन्होंने हमारे साथ गठबंधन किया था ओम प्रकाश जी ने जी, और क्यों तोड़ा, ये इनके समाज में भी मैसेज है कि ये निगोशिएशन कर रहे थे अपने लिए, वो ब्लैकमेल कर रहे थे सरकार को अपने लिए, और ये राजभर समाज इसको जान रहा है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पे जो इन्होंने ये राजनीति में कार्य किया है उसका जवाब इनका समाज इनको देगा। इन्होंने कहीं भी गठबंधन के धर्म का पालन नहीं किया और इन्होंने अपने समाज को केवल अपने हित के लिए उपयोग किया, ये सर्वविदित है और इसका खामियाजा इनको 2022 में मिलेगा। ठीक है संतोष जी, अब अपनी बात रखिए आप। हाँ, शेखर जी ने बहुत सही बात बोला है। चूंकि मैं आपके डिबेट की मर्यादा रख रहा था, नहीं तो ब्राह्मण पे तो डिबेट में करने के मूड में हूँ। शेखर जी सच्चाई है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आप, चूंकि मैं एमजे हूं, मास्टर कम्युनिकेशन में किया हूं, मुझे पता है कि क्या होना चाहिए। और मुझे सबसे बड़ी खुशी है कि आप पहले पत्रकार निकले जिन्होंने कहा कि समाज को आईना दिखाने का काम पत्रकारिता का होता है। नहीं तो लोग तो आज सरकार का आईना दिखा रहे हैं, लोग समाज को आईना दिखा रहे हैं, सरकार को आईना नहीं दिखा रहे। खैर, आपके विचारों से मैं सहमत हूं कि समाज में आपने सही बात बोला कि सब लोग त्रस्त हैं, सभी जातियां त्रस्त हैं, लेकिन आज विषय चूंकि ऐसा था कि हम उस विषय से हटना नहीं चाहते थे जी। दूसरी चीज, अमित जी ने जो बात कहा मुझे बड़ा अचरज लगता है कि हम निगोशिएशन कैसे करेंगे। हम उनसे जो आप आरोप लगाए, मैं कहना नहीं चाहता क्योंकि अमर्यादित उनको लग जाएगा तुरंत, क्योंकि मेरी बड़ी तीखी बात है। अरे भाई, आपका पूर्ण बहुमत की सरकार थी, हम कहां आपसे कर पाएंगे। हमारे 4 विधायक थे, 100 विधायक भी टूट जाते तब भी आपके सरकार पर असर नहीं पड़ती। हम भाग नहीं खाए हैं जो आप समझ रहे हैं। अमित जी, आप झूठ बोलना बंद करिए जी। जो आप लोग कह रहे हो ना, बार बार समाज जान चुका है कि क्या सच्चाई है। आप लोगों के पास 2 ही मुद्दा है, एक तो झूठ बोलना और जुगाड़ बनाना। कैसे हम ठीक है डॉक्टर संतोष जी, इतना वक्त नहीं है वरना चर्चा में आगे बढ़ते हैं, आपको और भी वक्त में देते हैं। आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती टाइम आप लोगों ने हमारे लिए निकाला, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।